आइए नजर डालते हैं झारखंड की आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें। साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम हेमंत भी हुए वैभव के फैन। लिखा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वैभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वैभव सूर्यवंशी के फैन बन गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में वैभव की पारी की प्रशंसा की। उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वैभव। बताते चलें कि वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए मात्र 35 गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। इस युवा क्रिकेटर की पारी ने सबको चौंका दिया और अब उन्हें भारतीय टीम में शामिल किए जाने की चर्चा जोरों पर है। वैभव ने अपनी शतकीय पारी में 11 छक्के और 7 चौके लगाए। उन्होंने राशिद खान जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ 94 रन पर 6 जड़ते हुए अपना शतक पूरा किया। उनकी इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग वैभव स्टॉर्म ट्रेंड करने लगा और कई दिग्गजों ने उनकी तारीफ की। झारखंड के जेलों में बंद कैदियों से एक साल में मिले 2,22,000 लोग। इनमें से 854 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और 2,21,256 लोग ऑफलाइन मिले हैं। रांची, पलामू और धनबाद जेल में बंद कैदियों से सबसे अधिक लोगों ने मुलाकात की है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के परिजनों से मिलने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम ई मुलाकात सिस्टम है। ई मुलाकात सिस्टम को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कारागार विभाग ने तैयार किया है। इसके माध्यम से कैदियों के परिजन अब ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम के जरिए परिजन कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जेएसएलपीएस ऑफ स्किल्स अधिकारियों ने किया बेंगलुरु प्रवासी सहायता केंद्र का दौरा। जेएसएलपीएस के मुख्य संचालन अधिकारी श्री विष्णु सी परिड़ा और स्किल्स के सीईओ राकेश कुमार ने बेंगलुरु स्थित प्रवासी सहायता केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के स्टाफ से मुलाकात की और केंद्र की कार्यप्रणाली, सेवाएं और प्रवासी युवाओं तक उसकी पहुंच का अवलोकन किया। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि प्रवासी युवाओं को और बेहतर सहायता कैसे प्रदान की जा सकती है ताकि वे अपने करियर में आगे बढ़ सकें। इसके बाद अधिकारियों ने शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गए, जहां उन्होंने झारखंड से आए श्रमिक युवाओं से संवाद किया। इस बातचीत में उन्होंने जाना कि इन युवाओं को कार्यस्थल पर क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे आवास, वेतन, ओवरटाइम, छुट्टियां और प्रशिक्षण की व्यवस्था। उन्होंने कंपनी के मानव संसाधन एचआर प्रबंधक से भी मुलाकात की और श्रमिकों के अनुभवों को सुना। अधिकारियों ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे मेहनत और लगन से कार्य करते रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयासरत रहें। सीएम हेमंत 3 मई को वकीलों को देंगे स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात। झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के अलग अलग जिलों में प्रैक्टिस कर रहे हजारों वकीलों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार 3 मई से अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे और राज्य के अधिवक्ताओं को अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कार्ड देंगे। इस योजना की शुरुआत रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत ऑडिटोरियम में होगा। इस योजना से झारखंड के करीब 27,000 अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस योजना का मकसद अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य से जुड़ी आर्थिक समस्याओं से राहत देना है। झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया। दरअसल 10 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका WP PIL 1956/2021 की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि वकील समाज को न्याय दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन खुद के लिए उन्हें राज्य या केंद्र सरकार से उचित सुविधा नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा था कि राज्य और केंद्र सरकारों को अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कई वकील आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इलाज तक नहीं करवा पाते। इसके बाद 13 सितंबर 2024 को राज्य सरकार ने चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने फैसला लिया और अब इस योजना को लागू किया जा रहा है।
इस याचिका में अधिवक्ताओं की तरफ से मोहम्मद शादाब अंसारी पेश हुए थे। सीएम हेमंत ने राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका ली वापस। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है। मुख्यमंत्री की ओर से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोपों के मद्देनजर चुनाव आयोग के फैसले की जानकारी नहीं देने के मामले यह याचिका दायर की गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के फैसले को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर वर्ष 2022 में यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में डिफेक्ट्स होने की वजह से न्यायालय ने याचिकादाता को इसे दूर करने का निर्देश दिया। इसके बाद 8 अगस्त 2024 को न्यायाधीश राजेश कुमार की पीठ में याचिका को सुनवाई के लिए पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकादाता की ओर से अपना पक्ष पेश करने के लिए कोई हाजिर नहीं हुआ। इस स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने याचिका के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस अवधि में डिफेक्ट्स दूर नहीं करने पर याचिका स्वतः रद्द समझा जाएगा। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ में लिस्ट हुआ। याचिकादाता के वकील कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर 2024 की तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन 13 दिसंबर 2024 के बदले इस केस को सुनवाई के लिए 28 मार्च 2025 को न्यायाधीश दीपक रोशन की पीठ में लिस्ट किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकादाता की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया। न्यायालय ने याचिकादाता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम आवंटित माइनिंग लीज को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में मानते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया था। राज्य के तत्कालीन राज्यपाल रमेश वैश्य ने भाजपा की शिकायत को निर्णय के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया था। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार, भाजपा और हेमंत सोरेन का पक्ष सुनने के बाद अपनी राय राज्यपाल को भेजी, लेकिन राज्यपाल के स्तर से इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ मीडिया में चुनाव आयोग द्वारा हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द किए जाने की अनुशंसा से संबंधित खबरें प्रकाशित होती रहीं। काफी दिनों तक राज्यपाल द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने और सरकार को आयोग की अनुशंसा की जानकारी नहीं देने बाद हेमंत सोरेन ने यह याचिका दायर की थी। झारखंड में सरकारी दामाद की तरह होता घुसपैठियों का स्वागत। चंपाई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि जब दिल्ली, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन झारखंड में सरकारी दामाद की तरह उनका स्वागत होता है। स्थानीय प्रशासन उन पर हाथ डालने से डरता है। सरकारी अधिकारी उनके समर्थन में फर्जी एफिडेविट फाइल करते हैं और इन सब के बावजूद जब हाई कोर्ट मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश देता है तो राज्य सरकार उस आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा है कि मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास साहिबगंज झारखंड के बने फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी के आधार कार्ड में 1 जनवरी की जन्म तिथि दर्ज है। पिछले हफ्ते चाकुलिया में एक समुदाय विशेष के 3000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने की खबर मिली थी। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मुर्शिदाबाद की तर्ज पर अवैध घुसपैठियों को झारखंड में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर दिए जा रहे हैं। चंपाई ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बंगाल के बाद झारखंड इन अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। पाकुड़ और साहिबगंज जैसे इलाकों में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक बन चुका है, लेकिन सत्ता के मद में चूर इस अंधी बहरी सरकार को ना कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। झारखंड में जब कभी भी हम लोग घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर सारी जिम्मेदारी डालने लगता है। ये घुसपैठिए पिछले कई दशकों से लगातार झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। कई इलाकों में सीमा खुली होने और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बाड़बंदी के लिए जमीन उपलब्ध न कराए जाने के कारण इन्हें रोकना आसान नहीं है। वैसे भी जब आपके घर में कोई बाहरी आता है तो उसे रोकने और जांचने की पहली जिम्मेदारी आपकी ही होती है। सवाल यह है कि यह तथाकथित अबुआ सरकार इन घुसपैठियों को संरक्षण क्यों दे रही है? क्या आदिवासियों एवं मूलवासियों को दरकिनार कर इन्हीं घुसपैठियों को बचाने और बसाने के लिए अलग झारखंड राज्य बना था? क्या कोई सत्ता एवं वोट बैंक के लिए इस हद तक गिर सकता है कि अपने ही लोगों को नकार कर इन देश विरोधी विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे?
संविधान बचाओ रैली की बदली तारीख, 3 नहीं 6 मई को होगी आयोजित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली 3 मई के बजाय 6 मई को होगी। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाली इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। इस रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होंगे जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल संविधान बचाओ रैली को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। मीडिया कर्मियों से कांग्रेस भवन में बात करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि 6 मई हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। मंगलवार 29 अप्रैल को कांग्रेस भवन में बैठक का दौर जारी रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में बैठक हुई। बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के अलावा कई अन्य नेता उपस्थित रहे। बैठक में जिला स्तर पर होने वाले संविधान बचाओ रैली के अलावा 6 मई को प्रदेश स्तरीय रैली की तैयारी को लेकर रूपरेखा बनाई गई। इस बैठक में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही संविधान बचाओ रैली का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा गया। देवघर में निजी टैंकरों पर गिरी गाज, पानी पहुंचाने के बदले देने होंगे इतने पैसे। देवघर जिले में जल संकट एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। खासकर गर्मी के समय में यह जल संकट लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। गर्मी के मौसम में देवघर के नगर निगम क्षेत्र में लोगों तक पानी पहुंचाना जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाने के लिए निजी टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। निगम के द्वारा टैंकर से पानी पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पर कुछ रुपए लिए जाते हैं, लेकिन पानी की घोर किल्लत की वजह से निगम अपने सारे टैंकर से भी लोगों की पानी की मांग को पूरा नहीं कर पाता। ऐसे में निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्थानीय निजी टैंकर चालक से पानी मंगवाना पड़ता है। ट्रैक्टर चालक टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाते हैं, जिसके लिए वह लोगों से चार्ज भी लेते हैं। लेकिन इन दिनों टैंकर से पानी पहुंचाने वाले ट्रैक्टर चालकों को नगर विकास विभाग का एक आदेश परेशान कर रहा है। दरअसल नगर विकास विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में पानी के टैंकर से जो लोग पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें इस काम का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए नगर निगम में 25,000 रुपए जमा करने होंगे। नगर विकास विभाग के इस आदेश के बाद नगर निगम के अधिकारी लगातार टैंकर चालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाल के दिनों में कई टैंकर चालकों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनसे पैसे लिए गए। जिन टैंकर चालकों ने इसका विरोध किया, उन सभी पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। नगर निगम के इस कार्रवाई से नाराज टैंकर चालक मनोज यादव ने कहा कि इस वर्ष से पहले तक किसी भी टैंकर चालकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, क्योंकि टैंकर चालक अपने घर में लगाए गए मोटर से पानी भरते थे और निगम क्षेत्र में जाकर लोगों को पानी बेचते थे। टैंकर चालक प्रमोद यादव ने कहा कि जब वह पानी अपने घर में लगे मोटर से निकालते हैं और उसका बिल भी जमा करते हैं, जिस ट्रैक्टर से वह लोगों तक पानी पहुंचाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी पहले परिवहन विभाग को जमा कर चुके हैं। उसके बाद अब निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना कहीं ना कहीं उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है। कई टैंकर चालकों ने अनुरोध किया कि इस रजिस्ट्रेशन चार्ज पर सरकार विचार करें, ताकि लोगों तक कम दर में पानी पहुंचा सकें। नहीं तो फिर टैंकर चालक भी लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए ज्यादा रेट लेने को विवश हो जाएंगे। टैंकर चालकों के विरोध पर निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह राज्य सरकार के आदेश पर लिया जा रहा है। सरकार के नगर विकास विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि टैंकर चालकों का रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचने की गारंटी रहे। नगर निगम के जेई सुमन अलबेला ने बताया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद टैंकर चालकों के पानी का उचित जांच हो पाएगा और लोगों तक शुद्ध पानी जाने की गारंटी सुनिश्चित हो पाएगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा।
मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।